तो भाई WWE का अगला इवेंट क्लैश एट द कासल होने में कुछ ही घंटे बचे हैं, तो फटाफट जो है उसकी विनर्स प्रेडिक्शन कर लेते हैं पूरे मैच कार्ड की, और ऑड्स भी मैं तुम्हें साथ में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले भाई उसका डेट एंड टाइम, उसमें काफी लोचा चल रहा है भाई, तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये लोचा स्टार्ट हुआ भाई पिछले मंडे नाइट रॉ से, जहाँ पर हिंदी कमेंटेटर्स ने ये बताया कि क्लैश एट द कासल हमें यहाँ पर 15 जून को रात को 9:30 बजे देखने को मिलने वाला है, 9:30 पर। लेकिन भाई अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो क्लैश एट द कासल की पोस्टर्स पर लिखा है 2 PM ET, जिसे तुम कन्वर्ट करोगे अगर इंडिया टाइमिंग में तो तुम्हें मिलेगा 11:30। हालांकि बाकी जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं वो सब 12:30 या कोई तो 1 बजे तक भी बता रहा है। भाई टाइमिंग में भाई काफ़ी झोल चल रहा है फिलहाल के टाइम पर। ये सोनी वाले स्पाइडरमैन के साथ कांड करते थे, यहाँ पर इंडिया में WWE की टाइमिंग में तक कांड करके रखा है भाई। तो भाई सिंपल सी मेरी बात यही है कि भाई अभी तक जो है मैंने काफ़ी सर्च करने का कोशिश किया कि क्या एक्चुअल टाइमिंग है, तो भाई अभी तक सोनी 10-3 वालों ने अपना शेड्यूल जारी नहीं किया है 15 जून का, तो कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो भाई 2 PM ET को अगर तुम कन्वर्ट करोगे तो 11:30 होता है, 11:30 पर 15 जून को शनिवार को ही, जिस दिन स्मैकडाउन होगा उसी की रात को 11:30 बजे 11:30 पर हमें ये शो देखने को मिलने वाला है। बाकी जो है वो 9:30 वाला जो कंफ्यूजन है वो शायद कुछ ही घंटों बाद जो है दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द जो है सोनी वाले भी हाइप क्लिप्स करके भाई स्टार्ट कर देंगे उसका प्रमोशन, तो उसमें हमें जो है टाइमिंग का पता चल ही जाएगा, तो उसके ऊपर तुम ध्यान रख सकते हो। बाकी स्मैकडाउन पर तुम्हें पता चल ही जाएगा, तो टाइमिंग का देखेंगे भाई जो भी है। मैं तो कहता हूँ भाई 9:30 बजे बैठ जाना, देख लेना चल रहा है कि नहीं, उसके बाद 10:30 बजे भी देख लेना चल रहा है कि नहीं तो 11:30 बजे कंफर्म ही है भाई चलेगा। मैं तो यही करने वाला हूँ, अगर सही टाइम पता नहीं चला भाई तुम लोग देख लेना क्या करोगे। वेल इसके बाद अपनी मेन चीज पर चलते हैं भाई, जिसके लिए वीडियो स्टार्ट की है, प्रेडिक्शन टाइम। तो मेरे लिस्ट में जो ओपनिंग मैच होने वाला है वो है भाई कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, एक आई क्विट मैच, जिसमें भाई जब तक बंदा खुद से हार नहीं मानता, जब तक वो आई क्विट नहीं कहता, वो हार नहीं सकता। और उसके लिए भाई कुछ भी होगा इस मैच में, एक नो होल्ड्स बार्ड तरीके का ये मैच होगा, जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी, लो ब्लो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, हर एक चीज़ जो है इसमें लागू होगी। रेफरी का सिर्फ एक ही काम होगा कि उसे सुनना है कि आई क्विट कौन बोलेगा, और इसी के साथ भाई तुम कितनी भी इंटरफेरेंस करवा सकते हो। तो इस मैच में तो भाई हमें इंटरफेरेंस तो भरपूर देखने को मिलेगी ही ओसी की तरफ से, और ऊपर से भाई कोडी रोड्स के सामने से भी शायद कुछ ना कुछ लोग आ ही जाएं उसकी मदद करने, जो कि हमेशा आ ही जाते हैं, कोई ना कोई तो आ ही जाता है भाई कोडी रोड्स की मदद करने के लिए। लेकिन भाई इस मैच के अगर विनर की बात करो तो भाई काफ़ी कन्फ्यूजन तुम कर सकते हो, क्योंकि एक तरीके से तो विनर जो है हमें पता ही है कि कौन जीतेगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोडी रोड्स हारने से रहे। लेकिन अगर तुम सोचोगे तो तुम इसका विनर जो है थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन होने वाला है, क्योंकि भाई एजे स्टाइल्स को तुमने क्या कभी देखा है आई क्विट कहते हुए, सबमिट करते हुए? भाई मैंने तो आज तक नहीं देखा, अगर कभी देखा भी होगा तो शायद उनका कोई कैरेक्टर बकवास चल रहा होगा। तो मैंने तो कभी एजे स्टाइल्स को इस तरीके से बुक होता हुआ नहीं देखा कि वो टैप आउट करे। ये भाई उस तरीके का चक्कर है कि एजे स्टाइल्स आई क्विट बोले, जैसे रोमन रेंस का टैप आउट करना भाई। और इससे पहले हमने जितने भी आई क्विट मैचेस देखे हैं उनकी एंडिंग इस तरीके से रही है कि भाई उसके किसी फैमिली मेंबर को, फ्रेंड को टॉर्चर किया जाता है सामने वाले के, तब जाकर वो हार मानता है, और मोस्टली जो है जो हील होते हैं, जो विलन होते हैं, वही उस मैच को जीतते हैं, जो बुरी साइड है वही जीतती है उस मैच को। तो ऐसे में भाई एजे स्टाइल्स के सामने तो कोई कमजोरी है ही नहीं, उसका कोई फैमिली मेंबर, या तुम भाई वो गुड ब्रदर्स को सामने डाल दो और उनको टॉर्चर करो, और जिस वजह से कोडी रोड्स जीत जाए और एजे स्टाइल्स हार मान ले। तो भाई ऐसा तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि एजे स्टाइल्स किसी भी कीमत पर आई क्विट कहने वाले हैं, और ऐसा होता है तो भाई फिर तो एजे स्टाइल्स का कुछ अलग ही हो जाएगा फिर, क्योंकि ये चीज़ भाई सुनना कि एजे स्टाइल्स आई क्विट बोलेंगे तो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग चीज़ होगी। और ऊपर से कोडी रोड्स के ऊपर तुम नज़र देख सकते हो कि भाई वो शायद ऐसी चीज़ें कर सकता है, जब सामने से उसके किसी फैमिली मेम्बर को या किसी उसके फ्रेंड को टॉर्चर किया जाएगा ओसी की तरफ से, तो कोडी रोड्स जो है वो आई क्विट तो कह सकता है भाई, क्योंकि वो भाई बात बात पर रो देता है। तो आई क्विट कहना किसी अपने बंदे को बचाने के लिए, अपने दोस्त को बचाने के लिए, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर एक नया चैंपियन भी देखने को मिल सकता है, एजे स्टाइल्स, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ऊपर से भाई एजे स्टाइल्स ने लास्ट टाइम जो है उनका एक तरीके से रिटायरमेंट टूर चल रहा है, जहाँ तक मैंने सुना है भाई, पता नहीं कहाँ से ऐसी बकवास बातें निकल कर आती हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स का रिटायरमेंट टूर अगर चल रहा है तो उन्हें लास्ट टाइम एक बार चैंपियन बनना है, तो हो सकता है वो कुछ 1 महीने के लिए चैंपियन बन जाए और मनी इन द बैंक में हमें फिर से एक रीमैच देखने को मिले, और कोडी रोड्स फिर से जो है एक लैडर मैच के में अपना टाइटल रिटेन कर ले। मे बी ऐसी मेरी फैंटेसी बुकिंग लग रही है भाई फिलहाल टाइम पर। लेकिन इस मैच की अगर तुम देखो ऑड्स की, मैं तुम्हें बता देता हूँ, बैटिंग जो ऑड्स है वो माइनस में चल रहे हैं कोडी रोड्स के फेवर में पूरी तरीके से 2000 के साथ भाई। तो -2000 कोडी रोड्स के पास है, और एजे स्टाइल्स के पास जो है +750 है।
यानी कि कोडी रोड्स जो है फुल्ली फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। और यहाँ पर प्रेडिक्शन अगर करो तो ऑब्वियसली भाई कोडी रोड्स ही जो इस मैच को जीतने वाले हैं। एजे स्टार्स के चांसेस है, अगर एजे स्टार्स जीत जाते हैं तो भाई काफ़ी मज़ा आ जाएगा, एक फिनोमिनल एरा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। कोडी रोड्स और एजे स्टार्स के मैच की मैं फिर से बात करूँ तो सिंपली इतनी सी बात है कि भाई इसमें इस बार मुझे फिनोमिनल फोरआर्म और स्टाइल्स क्लैश देखने को नहीं मिला, तो हम ज़रूर आंदोलन कर देंगे। बाकी आई थिंक उस मैच की शुरुआत ही फिनिशर से होने वाली है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी तगड़ी शुरुआत होगी फिर वो जब फिनिशर ही स्टार्टिंग में यूज़ हो गए। ऊपर से ओपनिंग मैच भी होने वाला है। अगर भाई इसको कोडी रोड्स वाले मैच को अगर मेन इवेंट में डाला जाता है ना भाई, तो फिर तो एजे स्टार्स को चैंप बनना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि भाई ड्रू मैकिंटायर खुद के घर में लड़ रहे हैं, क्यों ही WWE जो है वो ड्रू मैकिंटायर को मेन इवेंट में नहीं डाले। तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी तो मेन इवेंट करनी चाहिए। कोडी रोड्स वाला जो है ओपनिंग ही हो जाएगा, या फिर डबल मेन इवेंट आया था भाई वो भी हो सकता है। अब तो पता नहीं कहाँ गायब होगा, वो चीज़ रेसलमेनिया से पहले ही दिखी थी भाई। लेकिन एक और चीज़ जो भाई इस मैच के दौरान हमें देखने को मिल सकती है, इस मैच का सत्यानाश करवा सकते हैं, सारी कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगी, क्योंकि इस मैच का जो है क्लियर विनर हमें देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी जो है घिसा पिटा मामला हमें नजर आएगा कि भाई जीता कौन, क्योंकि भाई इस मैच का सत्यानाश करवा सकते हैं आकर अंकल हाउडी। उन्होंने टीज किया है भाई मंडे नाइट रॉ पर जो QR कोड आया था उसे तुम स्कैन करोगे तो उसके ऊपर एक टाइमर चल रहा है जो कि क्लैश एट द कासल में ही जाकर खत्म होने वाला है। तो ऐसे में क्लैश एट द कासल में या तो हमें फिर से भाई कोई बहुत बड़ा टीज देखने को मिलेगा जो कि घंटा कभी देखने को मिलता नहीं है। तो अंकल हाउडी का रिटर्न करवा दो भाई, इससे ज़्यादा हुआ ना तो भाई शायद लोग अंकल हाउडी को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देंगे भाई, क्योंकि अब चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा पानी जो है सिर से ऊपर चढ़ चुका है। ये टीजेस देख कर इनके नतीजे निकाल के भाई दिमाग पक चुका है। तो भाई इस मैच का एक एंड ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अंकल हाउडी जो है इंटरफेयर करे इस मैच में और इस मैच का सत्यानाश करवा दे, कोई विनर हमें देखने को ना मिले। क्योंकि जब अंकल हाउडी जैसी कोई सुपर नेचुरल पर्सनैलिटी आकर इस मैच का सत्यानाश करेगी तो फिर इस मैच का कोई सेंस नहीं बनेगा, ये मैच कंटिन्यू भी नहीं होगा भाई, वहीं पर ये मैच जो है खत्म हो जाएगा। और इससे बढ़िया ओपनिंग मैच हो ही क्या सकता है, क्योंकि इसका कोई क्लियर विनर ही ना हो जब, तो ये भी चीज़ हो सकती है। बाकी देखें भाई कौन जीतता है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन भरा मैच है भाई। हालांकि काफ़ी आसान, प्रेडिक्शन काफ़ी आसान भी है कि कोडी रोड्स रिटेन करेंगे ही। देखते हैं क्या। तुम बताओ क्या लगता है तुम्हें इस मैच के बारे में। अगले मैच की तरफ चलते हैं जो कि होने वाला है WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बेली वर्सेस पाइपर नेविन। लोगों को ये जो है फोर्सफुली मैच लग रहा है, लेकिन नहीं भाई, अगर बेली को तुम्हें बुक करना है और सामने तुम्हें कोई ऐसा बंदा डालना है जिससे इंग्लैंड वाले थोड़ा सा वो जो है फेमिलियर फील करें, तो पाइपर नेविन से बेटर कौन हो सकता है रोस्टर में, क्योंकि वो जो है स्कॉटलैंड से ही बिलोंग करते हैं। तो इसलिए भाई ये मैच किया गया है क्योंकि वो स्कॉटलैंड से ही, और हमने अभी रिसेंटली देखा है कि WWE जहाँ पर भी जाती है, जिस देश में जाती है, तो वहाँ के रेसलर्स को बुक करती है, वहाँ के सुपरस्टार्स को जो है वो बुक करती है शो के ऊपर। तो इस वजह से भाई पाइपर नेविन स्कॉटलैंड से, तो और कोई चारा नहीं था, बेली के सामने डाल दिया। और बेली वर्सेस पाइपर नेविन, बेली जो है एक PPV में जो है होने वाली है, हमें दिख रही है, वरना तो WWE ने भाई उन्हें तो जॉन सीना बना के रख दिया था, तुम उसे कभी नहीं देख सकते इस तरीके से। तो ये अच्छी बात है कि बेली जो है वो शो के ऊपर होने वाली है, पोस्टर्स पे हमें नजर आ रही है। लेकिन इस मैच के विनर की बात करो तो भाई गधे को लगता है कि स्कॉटलैंड में जाकर पाइपर नेविन चैंपियन बन जाएगी, मतलब इससे बेकार डिसीजन शायद कोई नहीं हो सकता। तो बेली जो है ऑड्स में भी जो है -3000 चल रही है भाई, कि 3000 माइनस में है वो, और पाइपर नेविन +850 है, 850। यानी कि भाई बेली जो है फुल्ली फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। जितना माइनस में होता है भाई उतना ज़्यादा फेवरेट होते हैं ऑड्स के मुताबिक चीज़ें। तो यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग भी भाई बेली ही जो है रिटेन करने वाली है। ऑब्वियसली भाई समर स्लैम से पहले तो आई थिंक वो उनके हारने का कोई चांस नहीं बनने वाला। तो इसके बाद बात करते हैं भाई सबसे बढ़िया मैच जो शायद शो के ऊपर होने वाला है, सैमी ज़ेन वर्सेस चैड गेबल फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जो कि रेसलिंग वाइज और ड्रामा वाइज, स्टोरी वाइज हर चीज़ में परफेक्ट होने वाला है। और शायद ये शो का सबसे बेहतरीन मैच हो सकता है, जो कि 5 स्टार और 10 स्टार भी दे सकता है भाई, बकवास बात छोड़ो। तो ये मैच जो है भाई चैड गेबल वर्सेस सैमी ज़ेन का एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के ऊपर होने वाला है, जो कि तुम स्टोरी का आखिरी मैच भी समझ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, शायद आगे चलकर और भी हो सकता है। लेकिन अब इस मैच के विनर की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे कुछ थ्योरीज आती हैं कि इस मैच में क्या हो सकता है, कुछ स्पेकुलेशंस आती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इस मैच में हो सकती हैं, तो उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। चैड गेबल जो है बार बार मौके मांगते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी स्टोरी चली है तो यहाँ पर उन्हें जीतना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो जीत सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ कि चैड गेबल चैंप क्यों बन सकते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है और वो रिन्यू नहीं कर रहे हैं भाई। ऊपर से AEW की तरफ से उनके लिए बहुत बढ़िया ऑफर आ चुका है, ऐसा रिपोर्ट्स आई हैं निकल के। तो ऐसे में भाई चैड गेबल को WWE अपने पास रखने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर चैड गेबल सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है फिलहाल के टाइम पर WWE और मंडे नाइट रॉ के ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप जो है चैड गेबल लेकर आ रहे हैं। फिलहाल मंडे नाइट रॉ के पीक जो व्यूअरशिप आती है वो अल्फा अकेडमी के सेगमेंट्स के दौरान ही आती है। तो ऐसे में चैड गेबल को तो बिल्कुल भी WWE जो है खोना नहीं चाहेगी, जिस वजह से वो उसे मोटे पैसे दे सकते हैं और साथ में शायद उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी दे दे। लेकिन ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से चैड गेबल जो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकते हैं इस मैच में। लेकिन जो सबको नज़र आ रहा है, जो होने वाला है, जो स्टोरी में चल रहा है, वो यही है कि भाई
ओटिस यहाँ पर टर्न करेंगे चैट गेबल के ऊपर, फाइनली वो अटैक करेंगे, जिस वजह से चैट गेबल अपना मैच जो है हारने वाले हैं और सैमी ज़ेन जो है रिटेन कर लेंगे अपनी चैंपियनशिप को। इसके बाद हमें चैट गेबल वर्सेस ओटिस का एक समर स्लैम में मैच भी देखने को मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से फुल स्टोरी लाइन के साथ, तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो इस वजह से सैमी ज़ेन जो है यहाँ पर रिटेन करने वाले अपनी चैंपियनशिप। और अगर ऑड्स में तुम्हें बताऊँ तो चैट गेबल जो है वो -190 चल रहे हैं 190, और सैमी ज़ेन जो है वो +140 है, यानी कि चैट गेबल भाई यहाँ पर जीत रहे हैं इस मैच को। जब तक मैंने ऑड्स देखे हैं तो चैट गेबल भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकते हैं बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन जो है यहाँ पर सैमी ज़ेन के लिए होने वाली है। सैमी ज़ेन यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं, भले ही ऑड्स में वो हार रहे हों, क्योंकि ओटिस धोखा जो देने वाला है भाई, ये चीज़ भाई काफ़ी हद तक पॉसिबल है। तो देखेंगे क्या होगा, काफ़ी मज़ा आएगा इस मैच में। इसके बाद बात करते हैं भाई ट्रिपल थ्रेट वुमेन्स टैग टीम मैच के बारे में, जो कि होने वाला है फॉर दी वुमेन्स WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और अच्छी बात यह है कि भाई इस मैच को ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच बना दिया गया। अगर 2-on-2 होता तो फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आता, शायद ये सबसे बोरिंग मैच भी हो सकता था। इस मैच की बात करें तो भाई इस मैच को ट्रिपल थ्रेट बना दिया गया, जो कि सबसे बेहतरीन बात थी। लेकिन इस मैच में शेना बेसर और ज़ोई स्टार्क का जीतने का घंटा कोई चांस नहीं है, क्यों वो पहले भी चैंपियन बन चुके हैं और उनका जो रेन है वो शायद किसी को याद भी नहीं होगा। आल्बा फे और एल्जा डॉन द अनहोली यूनियन, इन दोनों का भाई पूरा चांस बनता है इस मैच को जीतने का, क्योंकि पाइपर नेविन जो वहाँ से हैं वो भी हार रही हैं। और ड्रू मैकिंटायर का क्या होने वाला वो तुम्हें आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर भाई स्कॉटलैंड को खुश करने के लिए, इंग्लैंड को खुश करने के लिए एल्सा डॉन और आल्बा फेर उनके घर पर चैंपियन बन सकती हैं, क्योंकि बियंका बलेर और चैट गेबल क्यों हार सकती है उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन द अनहोली यूनियन जिस तरीके से चलती है, उनका जो विच वाला कैरेक्टर है भाई वो काफ़ी बढ़िया है, उसे और अगर स्क्रीन पर दिखाया जाए तो काफ़ी मज़ा आएगा। और पिछली जितने टाइम से अनहोली यूनियन स्क्रीन पर आई है तो काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में उनको। तो ये जो है यहाँ पर चैंपियन बन सकते हैं इस मैच में। चैंपियन बनने का अगर कोई नए चैंपियन बनेंगे तो वो जो है अनहोली यूनियन एल्जा डॉन और आल्बा फेर ही होने वाली हैं, जिस वजह से इंग्लैंड को भी सेलिब्रेट करने का मौका मिल ही जाएगा यूके वालों को। और अब बात करते हैं बियंका बलेर और चैट गार्गिल के बारे में कि वो चैंपियनशिप हारेंगी क्यों। तो इसका सिंपली रीज़न ये है कि भाई ये दो बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट है इनके पास, बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट है। WWE ने जो है बार बार पोस्टर्स में दिखा दी है हमें, हर पोस्टर में इनका ये छपे हुए मिलते हैं हमें। तो जब इतने बड़े सुपरस्टार हैं और वो एक साथ हैं तो कब तक एक साथ रहेंगे भाई। उनके ईगोज़, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो स्पॉटलाइट्स है वो आपस में भिड़ेंगी और फिर हमें समर स्लैम में चैट गार्गिल वर्सेस बियंका बलेर का एक मैच देखने को मिलेगा। तो उसकी चीज़ों की शुरुआत यहाँ पर होती हुई नज़र आ सकती है। जब ये एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से इस मैच को हार जाएंगी तो उसके बाद इन दोनों में प्रॉब्लम्स होगी और फिर हमें समर स्लैम में इन दोनों का मैच देखने को मिल जाएगा। तो ये एक रीज़न मुझे लग रहा है कि क्यों यहाँ पर ये दोनों जो है हार सकती हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर तुम सिंपल इस मैच को देखोगे एक आम नज़रिए से, जैसा कि हमेशा ट्रिपल एच के मैचेस में, ट्रिपल एच के द्वारा बुक किए हुए मैचेस में होता है कि भाई आराम से जो है चीज़ें हो जाती हैं, जो हमें सामने नज़र आ रहा है वही होता है। और सामने क्या नज़र आ रहा है, चैट गार्गिल और बियंका बलेर जो है वो रिटेन करने वाली अपनी चैंपियनशिप को। तो मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर चैट गार्गिल और बियंका बलेर के लिए कि वो यहाँ पर रिटेन करने वाली अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को, क्योंकि जितनी देर तक उनके पास ये चैंपियनशिप रहेंगी, ये बेल्ट्स रहेंगी, ये दिखेंगी भाई। क्योंकि जब तक ये किसी और के पास थी तो हमें कभी इनकी परवाह नहीं थी, कि इनके ऊपर लाइमलाइट कभी नहीं थी टैग टीम चैंपियनशिप के ऊपर। लेकिन जब से बियंका बलेर और चैट गार्गिल के पास आई हैं तो इनकी थोड़ी सी परवाह है भाई, दिखती हैं कि हाँ भाई ऐसी बेल्ट भी है, क्योंकि हर पोस्टर में जब छापेंगे तो दिखेगी ना भाई। और किसी को तो नहीं छापते, जब होते हैं वो किक ऑफ में मैचेस होते हैं भाई इनके, ये बस WWE भाई इन बेल्ट्स का खुद ही कचरा करती है। तो अभी तो ठीक ही चल रहा है, तो और ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट करने के लिए और ज़्यादा बेटर लोगों को दिखे कि ये बेल्ट है भाई, तो इसलिए भी WWE जो है वो इन दोनों के पास इस चैंपियनशिप को रख सकती है। तो इसलिए मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग बियंका बलेर और चैट गार्गिल जो इस मैच को जीत रही हैं, क्योंकि इनके आपस में भिड़ंत करवाने के लिए आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद बात करते हैं भाई हमारे मेन इवेंट के बारे में, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, जिसमें भाई ऑड्स भी बखला गए हैं कि इनमें से जीतने कौन वाला है, क्योंकि भाई दोनों के ऑड्स जो हैं वो बराबर चल रहे हैं। जब मैंने देखा ड्रू मैकिंटायर भी -120 पर है और डेमियन प्रीस्ट भी -120 पर, दोनों इक्वल है भाई, 120 पर खड़े हैं दोनों, वो भी माइनस, यानी कि दोनों में से कोई भी जीत सकता है। लेकिन भाई ऑड्स में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है CM पंक का इंटरफेरेंस, जो कि -500 है भाई, यानी कि -500 में भाई, यानी कि CM पंक का इंटरफेरेंस तो भाई ऑड्स के मुताबिक तो कन्फर्म है। और जहाँ तक स्टोरी में लग रहा है तो वो भी कन्फर्म है। वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे। ये जो मैच है वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए होने वाला है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, जहाँ पर जजमेंट डे जो है वो पूरी तरीके से बैन होने वाली है, क्योंकि फिन बैलर को हरा दिया है ड्रू मैकिंटायर ने रॉ के ऊपर। तो इस वजह से उस मैच की कंडीशन थी, अगर फिन बैलर को हरा देंगे ड्रू मैकिंटायर तो
जजमेंट डे जो है रिंग साइड से बैन होगी, तो वो फुली तरीके से बैन है, लेकिन लिव मॉर्गन बैन नहीं है, ये बता देता हूँ। क्या पता डेमियन प्रीस्ट को खुश करने के लिए वो आ जाए मैच में, उसकी बात अलग है। यहाँ पर सीएम पंक की मेन बात है, तो ड्रू मैकिंटायर भाई वो एक मौका नहीं छोड़ता भाई, अगर वो किसी की मैयत पे गया होगा तो वहाँ पर भी सीएम पंक को रोस्ट करना नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे में भाई ड्रू मैकिंटायर जब एक मौका नहीं छोड़ता है सीएम पंक की बेइज्जती करने का, तो ऐसे में सीएम पंक के पास जब मौका है कि वो ड्रू की चीज़ों को छीन सकते हैं, ड्रू को हर्ट कर सकते हैं, ड्रू को नीचा दिखा सकते हैं, तो वो उसका जो है लाभ कैसे नहीं उठाएंगे, वो उसको यूटिलाइज कैसे नहीं करेंगे भाई। तो सीएम पंक का इंटरफेरेंस तो भाई यहाँ पर कन्फर्म ही है। ऊपर से ड्रू मैकिंटायर ने खुद ही खुली चुनौती दे दी है कि तू आ जाना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है मेरे सारे लोग होंगे तो वो वैसे भी तुझे कुछ नहीं देंगे, हो सकता है वो तेरे ऊपर अटैक भी करते, तो यहाँ पर आने की कोशिश भी मत करना। ऐसे वर्ड्स कहे भाई ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक के लिए। तो ऐसे में भाई पूरी तरीके से कंफर्म है कि सीएम पंक तो वहाँ पर होने वाले, और अगर सीएम पंक वहाँ पर होते हैं तो ड्रू मैकिंटायर का जीतने का घंटा चांस बनता है भाई। तो ड्रू मैकिंटायर दोनों ही चैंपियन नहीं बनने वाले। अगेन वो क्लैश एट द कासल पे अपने लोगों के सामने हारने वाले हैं, वो भी सीएम पंक की वजह से, जहाँ पर भाई हो सकता है कि वहाँ का क्राउड जो है सीएम पंक को हेट करे, या फिर हो सकता है कि पसंद भी करे, क्योंकि स्टोरी के मुताबिक तो क्लैश एट द कासल में शायद सीएम पंक को पसंद करना चाहिए और ड्रू को हेट मिलनी चाहिए, लेकिन ड्रू भाई एंटी हीरो है तो उसको चीयर भी मिलती है। लेकिन ऐसे में भाई पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा राइट होने वाला है, क्योंकि ड्रू ने खुद ही कहा कि अगर ड्रू हारता है तो आंदोलन छेड़ देना। तो ऐसे में भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन सीएम पंक वहाँ पर इंटरफेयर करेंगे, उस वजह से ड्रू मैकिंटायर हारेंगे और डेमियन प्रीस्ट स्टिल हमारे चैंपियन रहेंगे, और लिव मॉर्गन का इंटरफेरेंस भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर वो डेमियन प्रीस्ट को भी पटाना चाहती हैं तो ये भी हो सकता है भाई। तो यहाँ पर मेरी सिंपली प्रेडिक्शन भाई डेमियन प्रीस्ट के लिए कि वो यहाँ पर रिटेन करने वाले हैं अपनी चैंपियनशिप को। लेकिन अगर ट्रिपल एच के राज में देखा जाए तो सामने दिखता है भाई ड्रू मैकिंटायर के लिए ये सबसे बेहतरीन मौका है कि वो चैंपियन बने, लेकिन भाई सीएम पंक के साथ उनके पंगे भाई। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर क्यों चैंपियन नहीं बन सकते भाई इस मैच। अगर ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बना दिया जाता है तो तुम क्या सोच रहे हो, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का समरस्लैम में मैच होगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए? ना भाई ना, गलत सोच रहे हो। अभी एक बंदा किंग ऑफ द रिंग जीत कर समरस्लैम में मेन इवेंट में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए अपने आप को कंफर्म कर चुका है। गुंथर नाम का जो भी समर स्लैम तक चैंपियन होगा वर्ल्ड हैवीवेट, उसके सामने गुंथर होगा, यानी कि गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच फिर हमें देखने को मिलेगा समर स्लैम में। अगर ड्रू मैकिंटायर चैंप बन जाते हैं तो ऐसे में सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का क्या होगा भाई, वो समर स्लैम के लिए तो प्लान है ना, ये काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर ड्रू मैकिंटायर जीतते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों ड्रू मैकिंटायर हारने वाले। अब तुम सोचोगे भाई फिर डेमियन प्रीस्ट क्यों जीतेंगे भाई, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर का कोई बढ़िया लगेगा, हील वर्सेस हील, तो भाई इन दोनों को पहले ही टीज किया जा चुका है। और ऊपर से भाई ट्रिपल एच के राज में मुझे नहीं लगता है भाई हील फेस का कोई अब झंझट बचा भी है, क्योंकि वो किसी को भी बढ़ा देता है। ऊपर से जजमेंट डे को देख लो भाई, हालांकि वो हील टीम है लेकिन एक फेस टीम की तरह भी काम करती है, हील की तरह भी, पता नहीं के अंदर क्या ही चलता रहता है। तो भाई काफ़ी कॉमेडिक एलिमेंट भी है उनमें। तो ट्रिपल एच का राज ऐसा ही है भाई, तुम जो है वो फैंटेसी बुकिंग कर सकते हो, तुम हील वर्सेस हील भी करो भाई, यही है सब कुछ। यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट जो है रिटेन कर लेंगे अपनी चैंपियनशिप को आसानी से। सीएम पंक के इंटरफेरेंस होगा, लिव मॉर्गन का भी हो सकता है। तो ऐसे में ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत सारे पंगे हैं यहाँ पर, जिस वजह से ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर हारने ही वाले हैं अगेन अपने लोगों के सामने, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले हैं सीएम पंक के आगे। और सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन समर स्लैम में हमें हीट अप मैच देखने को मिलने वाला है। रेसलिंग वाइज नहीं तो स्टोरी वाइज और स्टोरी लाइन वाइज तो काफ़ी बढ़िया ही होगा। तो देखेंगे भाई, ये चीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई। तो यही था भाई सब कुछ जो क्लैश एट द कासल में होने वाला है, कौन कौन जीतने वाले हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने जितना दिमाग लगाया उतना दिमाग से मैंने बता दिया तुम्हें। तो अब एक लास्ट बात कर लेते भाई, रिटर्न कौन करने वाला है। तो रिटर्न तो भाई सिर्फ एक ही बंदा है जो जिससे लोग पकी चुके कि ये तो आ ही जाए तो ठीक है, उसका नाम है भाई अंकल हाउडी। इतने सारे टीज़ कर चुका है भाई, अब लोग भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, कहाँ हो भाई, आ जाओ। इतना बोर हो चुके हैं भाई अब उसकी चीज़ें देखकर कि अब किसी का ध्यान भी नहीं है, कोई परवाह नहीं कर रहा है कि भाई अंकल हाउडी आएगा तो आएगा, जब आएगा तब देख लेंगे। तो ऐसे में भी क्लैश ऑफ द कासल काफ़ी सही जगह है, जहाँ पर लोगों को एक्सपेक्ट नहीं है कि अंकल हाउडी आ सकता है, लेकिन वो आ जाए तो ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ होगी। एंड में शायद उनका रिटर्न हो जाए, एक अपनी अपीयरेंस जो है फील करा दे। बाकी मैंने बता ही दिया कि भाई ये जो है कोरिडोर सॉरी स्टाइल के मैच में भी इंटरप्ट कर सकते हैं। हो सकता है भाई शायद अंकल हाउडी में इस बार देखने को मिल ही जाए, देखने को मिलेगी ना, पता नहीं भाई। तो आएगा तो आ जाएगा भाई, नहीं तो हमारे क्या जाएगा, आएगा तब आएगा, देख लेंगे भाई जब आएगा। लेकिन तब लड़ाई क्या कर रही है भाई क्लैश ऑफ द कासल में, ना तो बैकलैश में थी ना क्लैश ऑफ द कासल में है, स्मैकडाउन पर ही उनका राज चलता है भाई फिलहाल के टाइम पर। और ऊपर से भाई ये सोलो सिर्फ रोमन बनता फिरता है, अपने आप को रोमन जैसा क्यों समझ रहा है भाई, ये इसका सत्यानाश करवा दिया भाई। सोलो के पास खुद की एक पर्सनैलिटी थी, इतना गुस्सा इतना डिस्ट्रक्टेबल था भाई वो, उसको रोमन रेंस की कॉपी बना के रख दिया है फिलहाल के टाइम पर, जिसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है फिलहाल के टाइम पर। तो भाई सोलो को जो है इस तरीके से रोमन रेंस की छत्र छाया में रोमन रेंस जैसा बनाना वो गलत बात है भाई, उसकी खुद की एक पर्सनैलिटी थी वो रहनी चाहिए थी। तो ये मेरा सोलो सिका के ऊपर थोड़ा सा वो था
बाकी ठीक है भाई, ये वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर कोई और मैच अनाउंस होगा तो उसकी प्रेडिक्शन जो है स्मैकडाउन पर ही कर देंगे, स्मैकडाउन की वीडियो में ही कर देंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो में, बाय बाय।